अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एंट्रोपी के बारे में। तो हम देखेंगे कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है भी या नहीं। फिर हम इसको एक रिवर्सिबल प्रोसेस पे अप्लाई करके समझेंगे और इसका देखेंगे बदलाव कैसे कैसे आ सकता है एंट्रोपी में। और फिर देखेंगे कि इसके फिजिकल थोड़े से मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे एंट्रोपी को कि ये है क्या, इसका कैसे ये एक प्रॉपर्टी सिस्टम को इफेक्ट करती है, इससे क्या इंफॉर्मेशन आती है। ठीक होगी बात जनाब। तो शुरू करते हैं। जो एंट्रोपी है ये सिस्टम की कह लें एक बड़ी जर्नल किस्म की प्रॉपर्टी है। पहले तो ये समझ लें कि क्वांटिटी को हम प्रॉपर्टी कहते हैं जिसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो, यानी कि वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे, प्रोसेस पे डिपेंड ना करे। यानी आपके पास इसका मतलब ये जो क्वांटिटी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी है, इसको मुझे एक डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक होगी बात। अब चूंकि मैंने कहा कि ये क्वांटिटी प्रॉपर्टी है, तो मैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूं यहाँ पे जो स्टेट वन से स्टेट टू तक जा रहा है। जैसे आपको देख रहे हैं कि ए पाथ को फॉलो करते हुए और फिर बी पाथ को फॉलो करते हुए वो एक रिवर्सिबल पाथ कंप्लीट कर रहा है। ठीक है। अब मैंने कह दिया कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एक प्रॉपर्टी है, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होना चाहिए। तो ये मैंने लिख दिया कि भाई एक साइक्लिक इंटीग्रल डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इक्वल टू जीरो है। अब ये साइक्लिक इंटीग्रल किन दो आपके पास प्रोसेस पे मुश्तमिल है। पहले वन से टू तक हम जाते हैं, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आपने ए प्रोसेस किया। ठीक है। वापसी पे टू से वन पे आ रहे हैं, तो अब आपने प्रोसेस बी किया। अब इन दोनों प्रोसेसेस को सम करो तो जवाब जीरो आना चाहिए। ठीक होगी बात। अब इसी तरीके से इसी फिग में देखो तो बी और सी को जरा मुआवजा करो, तो क्या ये एक और रिवर्सिबल साइकिल आपको दिख रहा है कि अगर मैं सी को फॉलो करते हुए वन से टू तक जाता हूं और टू से वापस वन तक आता हूं, तो तब भी एक साइक्लिक इंटीग्रल है, तो ये जवाब जीरो होना चाहिए, रिवर्सिबल है। तो जनाब जनाब आपके पास वन से टू तक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सी प्रोसेस हुआ, फिर टू से वन तक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी बी प्रोसेस हुआ, ये भी एक साइक्लिक है। तो इन दोनों की चीजों इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो आपके पास लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड आप क्या कर सकते हो, साइन चेंज कर दोगे तो ये कट जाएगा आपस में। तो आपको पता चलेगा कि भाई जो वन से टू तक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ए प्रोसेस था, ये वो ही बराबर आ जाएगा वन से टू तक डेल्टा क्यू बाई टी सी प्रोसेस के। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोसेस जो सा मर्जी हो, असल में तो स्टेट इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी सेम आ रहा है तमाम रिवर्सिबल पाथ के लिए जो कि दो स्टेट वन और टू के बीच में है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये रास्ते पे डिपेंड ही नहीं कर रही, ये सिर्फ किसका है, स्टेट जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इसको प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को नाम दे देते हैं एंट्रोपी और इसे एस से जाहिर करते हैं, डी एस आ जाएगा आपके पास डेल्टा क्यू बाई डी, और ये रिवर्सिबल पाथ के लिए अभी मैंने डिफाइन करवा दिया है। अब इसमें असल चीज तो चेंज इन एंट्रोपी है, यानी जब आपका सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो उसकी एंट्रोपी में बदलाव आएगा। तो वो बदलाव आप नोट करेंगे, एस टू माइनस एस वन, वन से टू तक है, डेल्टा क्यू बाई टी है, और ये रिवर्सिबल पाथ के लिए आपने फार्मूला डिजाइन किया है। अगर देखें तो क्यू के यूनिट जूल है, टेम्परेचर के केल्विन है, तो जूल पर केल्विन ऐसे यूनिट होंगे, मगर मोस्टली किलो जूल पर केल्विन में इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब ये जो एक प्रोसेस के लिए, एक सिस्टम के लिए बात थी, अगर मैं कहूं कि चेंज इन एंट्रोपी, जो आपके पास एक सब्सटेंस की बात की जाए कि भाई आपके पास किसी सब्सटेंस की जो एंट्रोपी में चेंज आती है वो भी एक प्रॉपर्टी है जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी तमाम प्रोसेसेस के लिए, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है, मगर दो स्टेट्स के बीच में। ये बड़ी अहम बात है कि दो स्टेट्स के बीच में जो एंट्रोपी का चेंज आएगा वो हर हाल में सेम रहेगा, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में भी जितनी एंट्रोपी की चेंज होगी उतनी ही चेंज इरिवर्सिबल प्रोसेस में होगी अगर आप दो सिमिलर स्टेट्स के बीच में है। यानी अब इसका मतलब हो सकता है, क्या सादा सादा लफ्जों में बात की जाए कि एक आपके पास इंजन रिवर्सिबल है, एक इंजन इरिवर्सिबल है, मगर दोनों की एंट्रोपी की चेंज सेम आएगी अगर वो सेम स्टेट के बीच में काम कर रहे हैं। ठीक होगी बात।
अब इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एंट्रोपी के बारे में कि एंट्रोपी बढ़ेगी कब? जब आप हीट को सप्लाई करेंगे जबकि टेम्परेचर में बदलाव नहीं आएगा। जरा फार्मूले को देखो कि Q बदल रहा है, Q आप सप्लाई कर रहे हैं, इसका ना फाइनल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसका ना डेल्टा Q बढ़ेगा, इसका ना एंट्रोपी बढ़ेगी, जबकि टेम्परेचर में बदलाव नहीं आ रहा। इसका उलट सोचो कि आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी जब आप सिस्टम से हीट निकाल लेंगे जबकि टेम्परेचर आप चेंज नहीं कर रहे, यानी टेम्परेचर में बदलाव लाए बगैर अगर आप हीट किसी सिस्टम से हीट निकाल लेते हैं तो एंट्रोपी में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ओके होगी बात। अच्छा, अगर आप कोई एडियाबैटिक प्रोसेस देखते हो जिसमें ना हीट जाती है ना आती है तो इसका मतलब ऊपर भी कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो जनाब किसी सिस्टम के लिए तो एंट्रोपी की चेंज नहीं आएगी, यानी आपके पास एंट्रोपी अनचेंज रहेगी। ठीक है, तो अब अगर इसका जरा एक और पहलू से देख लेते हैं कि अब आप एडियाबैटिक प्रोसेस ही देख रहे हैं, यानी एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर ही टेम्परेचर बदल देते हैं, इसका अलग डेल्टा क्यू में तो चेंज नहीं आएगा मगर टी में चेंज आ रहा है। अगर टी बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो आपकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, अगर टेम्परेचर लोअर हो गया यानी टेम्परेचर गिर गया तो आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक होगी बात। तो अब आपको पता लग चुका है कैसे कैसे हम किसी सिस्टम के लिए एंट्रोपी को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। मगर चूंकि पूरे अभी रिवर्सिबल मामले के लिए देखेंगे तो रिवर्सिबल मामले में हमें पता चला है कि डेल्टा क्यू बाई टी का जवाब हमेशा जीरो आएगा, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी में चेंज नहीं आएगा। यही तो हमारा आज का था बेसिक स्टार्ट कि रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज नहीं होती। अच्छा जी, अब इसकी एक जरा और अप्रोच देखते हैं कि किसके इसकी फिजिकल सेंस पे जाते हैं कि एंट्रोपी बुनियादी तौर पे जो हीट क्वांटिटी है उसका फंक्शन है जो ये बताती है कि कितनी हीट वर्क में जा सकती है, मुमकिनात कितना है, पॉसिबिलिटीज कितनी है कि कितनी हीट से हम वर्क ले सकते हैं। अगर मैं लफ्ज बोलूं कि एंट्रोपी मैक्सिमम है, इसका मतलब थोड़ी हीट है जो वर्क में जा सकती है, यानी हीट का वर्क में जाने के चांसेस कम है। अगर मैं बोलूं एंट्रोपी कम है, इसका मतलब हीट के वर्क में जाने की मुमकिनात ज्यादा है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है हीट की जो वर्क में जा सकती है। अब इसकी एक और बड़ी बहुत अहम बात है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट टेम्परेचर पे आपने थर्मल कांटेक्ट में कर दिया, उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब यहां पे एंट्रोपी वो आपकी प्रॉपर्टी थी जो सिस्टम को कहां लेके गई? थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी जब सिस्टम स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तो इसका मतलब वो स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी में होता है। ये बड़ी अहम बात है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझो तो इसका मतलब एंट्रोपी आपको क्वांटिटेटिवली मेजर बताती है कि सिस्टम कितना इक्विलिब्रियम में है या नहीं, क्योंकि अगर मैक्सिमम एंट्रोपी आ गई तो इसका मतलब सिस्टम मुकम्मल थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक होगी बात। अब इसका जो खुलासा ये है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंजर्वेशन जो एनर्जी कंजर्वेशन है या थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ है उससे नहीं पता चलती, ये आपको एंट्रोपी की चेंज बताती है कि हीट किस जानिब ट्रांसफर होगी। यानी आपके पास इसका मतलब अगर मैं सादा बात करूं, जितने नेचुरल प्रोसेस हैं वो उस जानिब जाना चाहेंगे जिस तरह स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर है। तो इसका मतलब अब आपको सेकंड लॉ या हम एंट्रोपी की टर्म में पढ़ेंगे जो हमारी हेल्प करेगा हीट की फ्लो समझाने में कि हीट फ्लो, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर किस जानिब होगी। तो ये हमें एंट्रोपी की मदद से समझना होगा। आगे चल के ये चीज डिटेल में आएगी जब हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंट्रोपी के लिहाज से डिफाइन करवा रहे होंगे तो वहां पे इस बात को काफी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।